चलो जी स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है? अगर आप ऑपरेशन मैनेजमेंट देखोगे तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम देख रहे हैं सेकंड टॉपिक जो डील करता है डिमांड, क्या डिमांड एंड फोरकास्टिंग के लिए। सो गाइज यहाँ पर हम देख रहे हैं कैपेसिटी, उसका ही सेकंड और थर्ड पॉइंट है, तो वो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको प्रोडक्शन करने से पहले वो प्रोडक्शन कितना कर सकती है, ओके वो प्रोडक्शन कितना कर सकती है उसकी उसको कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। अगर वो प्रोडक्शन 1000 यूनिट कर सकती है तो उस सिचुएशन में वो 1000 यूनिट्स का ही रॉ मटेरियल मंगवा सकती है। इन केस अगर उसको इंक्रीज करनी ये कैपेसिटी तो वो सिचुएशन में क्या उसके यहाँ पर उसको इम्पोर्टेंस यानी कि उनको क्या प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे, ये सारा डिस्कशन कैपेसिटी रिक्वायरमेंट में देखेंगे। शांत से सुनना, पूरा मॉडल कवर करेंगे, एक एक वर्ड को कवर करेंगे, एक एक वर्ड को ड्रिल करेंगे। चलो गाइस देखते हैं कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। देखो नंबर 1 देखो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग CRP, इसको CRP टेक्निक विच डिटरमाइन what equipment and labor personally capacities are required to make the production objective volume of production। आपको जब भी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट देखनी होती है तो आपको पहले तो मटेरियल की तरफ देखना होता है कि मटेरियल कैसा लगने वाला है, दूसरा आपके लेबर उसके लिए तैयार है क्या उस प्रोडक्शन को प्रिपेयर करने के लिए या उस गोल्स को अचीव करने के लिए जो हम रखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आप कितने एलिजिबल हो उसको अचीव करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिख लो लेबर और रिक्वायर्ड टू मेक प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव वैल्यूम प्रोडक्ट्स एज पर मैटर्स प्रोडक्ट शेड्यूल एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग यहाँ पर देखनी होगी। दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ। देन कैपेसिटी रिक्वायरमेंट टू प्लानिंग स्ट्रेटेजीज। कितने प्लानिंग स्ट्रेटेजीज है? 2 प्लानिंग स्ट्रेटेजीज है। तो नंबर 1 लेवल कैपेसिटी प्लानिंग एंड नंबर 2 मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड प्लान। क्या है? लेवल कैपेसिटी प्लान एंड नंबर 2 मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड। सो गाइस देखो लेवल मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस टू स्टॉक एंड सेल अप्रोच द वेयर इन द प्रोडक्शन सिस्टम आर ऑपरेटेड एट यूनिफॉर्म प्रोडक्शन लेवल एंड फर्निश द गुड्स इन्वेंटरीज। फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरीज आर रेज्ड and fall depending upon whether production level exceed demands or vice versa for time period to time period say every quarters। लेवल ऑफ कैपेसिटी प्लान क्या होता है? देखो लेवल ऑफ कैपेसिटी प्लान में चेक किया जाता है कि आप जो भी रॉ मटेरियल है उसको कितने इफेक्टिवली प्रोडक्शन कर रहे हो और कितना इफेक्टिवली फिनिश गुड्स प्रिपेयर करके मार्केट में आप जो भी डिमांड है उसको फुलफिल कर रहे हो। क्या होता है? लेवल कैपेसिटी प्लान। लेवल कैपेसिटी प्लान तभी इफेक्टिव होता है जब आप आपका प्रोडक्शन मार्केट में लाते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली क्या करते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो। दैट्स इट। मैचिंग कैपेसिटी, इसमें ऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है लेवल कैपेसिटी प्लान में। देन मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड प्लान। जो मैचिंग कैपेसिटीज होती है डिमांड प्लान की वो क्या है? देखो यहाँ पर दिस प्लान प्रोडक्शन कैपेसिटी मैच विद डिमांड। आप अगर मैचिंग कैपेसिटी बात करोगे तो आपका प्रोडक्शन कितना है और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज और आपका डिमांड क्या है, इसको मैच करना मतलब ही मैचिंग कैपेसिटी डिमांड प्लान। क्या मैचिंग आपकी कैपेसिटी, जब तक आपको आइडिया नहीं है कि मैं इतना, अगर टाटा कंपनी ने कार का या ऑटोमोबाइल्स बिजनेस में कार को प्रोडक्शन कर दिया और डिमांड आ रही है 10 कार 20 कार, वो लाखों में ये कर रहा है तो उसको गोडाउन लेने पड़ेंगे और कार को भंगार में बेचना पड़ेगा 1-2 साल के बाद, क्योंकि नई कार मार्केट में आएगी। उसके अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा आपको, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ेगा। दिस मीन्स यू आर मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड प्लान। डिमांड कितना है उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना पड़ेगा। दैट्स योर सेकंड प्लान। दिस प्लान प्रोडक्शन कैपेसिटी मैच विद डिमांड प्लान। ध्यान में रखना प्रेड वीकली मंथली क्वार्टरली डिमांड। जो भी आपका वीकली प्लान है, मंथली है और क्वार्टरली डिमांड है, यूजुअली मटेरियल फ्लोस एंड मशीन कैपेसिटी आर चेंज फ्रॉम द क्वार्टर टू क्वार्टर। क्या होता है? मैच्ड डिमांड्स। जो भी चेंजेस होते हैं आपको उस क्वार्टर टू क्वार्टर में क्या करना है, उसको मैच करना है। द मेन एडवांटेज आर लो लेवल
of finished goods inventory. Okay, resulting in lesser inventory carrying cost. Also back ordering cost it's reduced. The disadvantage are high labor and material cost because frequently change workforce. यहाँ पर आपको थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है, कहाँ पे, जो भी आपके लेबर्स हैं, जो भी आपके वर्कर हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है ड्यू टू दिस मैचिंग कैपेसिटी एंड डिमांड। जब आप अचीव करते हो तब ये क्या कर सकते हैं, इनकी ट्रेनिंग वगैरह, इनकी हायरिंग वगैरह, यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है। सो हायरिंग, ट्रेनिंग, ले ऑफ कॉस्ट, ओवर टाइम एंड आइडियल टाइम कॉस्ट, सब्सट्रैक्शन कॉस्ट, ये भी आपको देखना पड़ेगा। दिस इज योर टू टाइप्स ऑफ क्या है यहाँ पर हमने देखा टू टाइप्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग। आपको एमसीक्यू है तो लेवल कैपेसिटी प्लान, लेवल मतलब डिमांड, लेवल मतलब क्या है, हर एक लेवल पर वो क्या करना पड़ेगा, उसको फुलफिल करना। एट द एंड ऑफ फिनिश गुड्स आपको क्या करना, उसको फुलफिल करना। इट्स मींस योर लेवल कैपेसिटी एंड मैचिंग कैपेसिटी, जितना बाहर से आपका डिमांड है उतना अपने प्रोडक्शन रेडी रखना। दिस इज योर मैचिंग कैपेसिटी। ओके, सो गाइस यहाँ पर आपको एक ही कॉस्ट को ध्यान में रखना है, यहाँ पर लेबर कॉस्ट का और हाई लेबर कॉस्ट और उसके साथ साथ मटेरियल कॉस्ट का थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट को कवर करना होगा। ऑप्टिमम प्लान कैपेसिटी, ये क्या होता है सर ऑप्टिमम प्लान कैपेसिटी? देखो हमारी ये टाइप है क्या, हमारे इसमें कैपेसिटी प्लानिंग में और स्ट्रेटेजीज, टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी, बट यहाँ पर ऑप्टिमम प्लान कैपेसिटी क्या होता है? ऑप्टिमम प्लान कैपेसिटी मैचिंग कंसेप्ट का ही पार्ट है। तो यहाँ पर देखो, प्लान कैपेसिटी ग्रेट इन्फ्लुएंस on cost production with increasing value of production economics of sale arise which result reduction average cost per unit produce। जो भी है आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमम प्लान कैपेसिटी, अगर आप ऑप्टिमम प्लान कैपेसिटी चाहते हो, मेन ऑप्टिमम मतलब आपका 1000 का प्रोडक्शन है तो आप 1000 प्रोडक्शन करना चाहते हो, दिस इज योर ऑप्टिमम, ना कम ना ज्यादा, ऑप्टिमम। तो ग्रेट इन्फ्लुएंस यहाँ पर हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अरेजिंग रिजल्ट इन रिडक्शन इन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सोचो ऑप्टिमम क्या कैपेसिटी प्लान क्या कर रहा है, मैं यहाँ पर 90% प्लान यूज कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर 80% प्लान यूज करता हूँ। सुनो मेरी बात, अब मैं पहले 90% प्लान यूज करता था, अब मैं 80% प्लान यूज कर रहा हूँ। 90% के लिए मेरा फिक्स कॉस्ट कितना था, 10 लाख 10,000। 80% के लिए मेरा फिक्स कॉस्ट कितना हो रहा है, 10,000। अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें थोड़ी सी, वेरिएबल कॉस्ट यहां पर समझो इसको लगने वाला है 12,000, यहां पर भी, यहां पर कितना लगेगा 14,000। ओके, सो यहां पर प्रॉफिट आपका अगर हो रहा है यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ, सेल का अमाउंट फिगर कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ये एग्जांपल देता हूँ ऑप्टिमम कैसे होता है और ऑप्टिमम का आपको कैसे बेनिफिट मिलता है, कॉस्ट रिडक्शन कैसे होता है। देखो आपका सेल क्या है, अगर आप बात करें यहाँ पर दो कैपेसिटी है, आप 80% पर वर्क, 90% पर और 80% पर वर्क करो, आप 80% से 90% जाना चाहते हो तो सेल इस पर है, आपने 1 लाख का सेल किया फॉर दिस 80% कैपेसिटी एंड सेकंड 1,40,000 का आपने क्या किया, सेल किया फॉर 90% कैपेसिटी। आपने क्या किया 40% का सेल 90% कैपेसिटी में किया 1,40,000 का। यहां पर आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा था, सपोज वेरिएबल कॉस्ट आपको लगा यहां पर 50,000। ओके, वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा 50,000, तो यहां पर आपको वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा 70,000, 50% 70,000। यहां पर क्या कर रहे हो, आपका फिक्स कॉस्ट कितना था, फिक्स कॉस्ट सपोज यहां पर 20,000 था, यहां पर भी फिक्स कॉस्ट कितना है 20,000 है। तो मुझे बोलो आपका प्लांट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने से प्रॉफिट बढ़ा या नहीं बढ़ा, प्रॉफिट कितना है 30,000 एंड यहां पर 50,000 आ गया आपका प्रॉफिट 30,000 एंड 50,000। दिस इज योर आंसर। सो ये बेनिफिट होता है आपका, एक तो कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका कॉस्ट रिडक्शन होकर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, दिस इज योर आंसर ऑप्टिमम कैपेसिटी, इसको बोला जाता है। अब मैं थियोरी पढ़ लेता हूं, देखो देखो यहां पर वन बाय वन देखते हैं।
Plant capacity has great influence on the cost of production with increasing value of production economic scale arise which result in reduction in average cost per unit proceed average cost per unit produce एवरेज कॉस्ट यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कितना कॉस्ट आपका कम हो रहा है। देन फॉर एग्जांपल फैसिलिटी देयर इज एन ऑप्टिमम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पर ईयर दैट रिजल्ट इन लास्ट एवरेज यूनिट कॉस्ट दिस लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड बेस्ट ऑपरेटिंग लेवल। अगर आप ऑप्टिमम यूज करते हो तो आपका जो लेवल रहेगा वो बेस्ट क्या रहेगा, बेस्ट ऑपरेटिंग लेवल ऑफ द प्लांट माना जाएगा। ये आपने ध्यान में रखना है। कौन सा ऑप्टिमम लेवल, दिस इज योर बेस्ट, जहां पर आपका कॉस्ट कम हो रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, दैट्स मींस योर बेस्ट ऑपरेटिंग लेवल, ये समझ लेना। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज आउटवर्ड, देखो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज आउटवर्ड फ्रॉम जीरो इन पर्टिकुलर प्रोडक्शन फैसिलिटी एवरेज यूनिट कॉस्ट फॉल्स। जो भी आपका एवरेज यूनिट कॉस्ट होता है वो फॉल्स होता है, डाउन होने लगता है। ओके, देयर डिक्लाइनिंग द कॉस्ट आर बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। एक तो आपका फिक्स कॉस्ट जो होता है, फिक्स कॉस्ट मैंने बताया इस क्वेश्चन में, आपका फिक्स कॉस्ट एज इट इज रहता है, वो कभी भी नहीं ये होता है स्प्रेड ओवर मोर यूनिट प्रोड्यूस। फिक्स कॉस्ट कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। दूसरा प्लांट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेस देन रिडक्शन कॉस्ट परचेस मटेरियल ड्यू टू क्वालिटी ऑफ डिस्काउंट हायर परचेस। जब भी आप मटेरियल हायर वैल्यू में परचेस करते हो तो वहां पर भी डिस्काउंट मिलेगा। देन कॉस्ट एडवांटेज मास प्रोडक्शन प्रोसेस, जब आप मास प्रोडक्शन प्रोसेस करते हो तो वहां पर कॉस्ट कम भी लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगेगा। लॉन्गर प्रोडक्शन रन, जो भी लॉन्गर प्रोडक्शन रन हायर बैच क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हैविंग लेसर सेटअप कॉस्ट पर यूनिट। आपको कॉस्ट भी चेंज, सेटअप कॉस्ट भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वन प्रोडक्ट आप मास प्रोडक्शन कर रहे हो तो उस सिचुएशन में सेटअप कॉस्ट भी कम हो जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एंड देखो इसके बाद प्रोडक्शन लेसर स्क्रैप, उसके साथ साथ आपका लेसर स्क्रैप भी रहेगा, रिजल्टिंग सेविंग विच विल रिड्यूस द कॉस्ट प्रोडक्शन पर यूनिट, और आपकी सेविंग यूनिट्स भी बढ़ सकती है। दिस रेफर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, यहाँ कब आता है आपका, ये इसको ही बोलते हैं इकोनॉमिक, ईओक्यू भी बोलते हैं। बट दिस रिडक्शन इन per unit cost only up to certain volume of production, additional volume of production outputs beyond this volume result जो भी होगा ये certain volume के लिए ही होगा। आपकी 1000 फैक्ट्री की कैपेसिटी है और आप यूटिलाइजेशन 90% से 100% करोगे तो ही इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आप इससे सर ना 1000 है, इसको ना आप ना 110 करते 1100 प्रोडक्शन करते हैं, भैया तो पागल हो गया, तेरी फैक्ट्री क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। क्यों? एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की वजह से माइट भी वहां पर आपको डिमांड सप्लाई को भी मैच करने नहीं आ सकता है। सो यहाँ पर ध्यान रखना। आउटपुट बियॉन्ड दिस वॉल्यूम रिजल्ट एवरी इंक्रीजिंग एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट, दिस इंक्रीजिंग कॉस्ट पर यूनिट अराइज इंक्रीज क्या कॉन्टिंजेंशन मटेरियल एंड वर्कर्स विच डिक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की एफिशिएंसी क्या होगी, वहां पर डिक्रीज होगी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन एंड ड्यू डेट अदर फैक्टर्स सच एज डिफिकल्टी इन शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग में भी डिफिकल्टी आएंगी। डिमांड प्रोडक्ट्स रिड्यूस एम्प्लॉय मॉरल ड्यू टू एक्सेसिव वर्क प्रेशर्स एंड इंक्रीजिंग यूज ऑफ ओवरटाइम एटीसी रिजल्ट इन दिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स एंड प्लान कैपेसिटी शुड सच ऑप्टिमम लेवल। भैया तू ऑप्टिमम लेवल पर ही वर्क कर, ऑप्टिमम लेवल से तेरे को ना 2 चपाती खाना खाता है, तू 2 चपाती की जगह 4 चपाती खाने वाला है, चलेगा क्या, वोमिटिंग करेगा। सो यहाँ पर आपने ये ध्यान में रखना है, उसके इफेक्ट्स भी हमें बताए गए। एंड द प्लान कैपेसिटी should be such that optimum level of production which give the minimum average cost of production per unit यहाँ पर should be possible. This plan capacity referred to optimum capacity, यहाँ पर ध्यान में रखना है, ऑप्टिमम पर ही वर्क करना है, अदरवाइज आपने वर्क नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, इसमें हमने डिस्कस किया फिक्स कॉस्ट कम होगा, प्रोडक्शन यूनिट भी पर यूनिट कॉस्ट भी कम हो जाएगा, देन आपका सेटअप कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ये बहुत से यहाँ पर डिस्कशन किए मैंने। सो यहाँ पर आप ध्यान में रखना है, यहाँ से आपने
हाईलाइट करना यहाँ तक। तो इसको बोला जाता है इकोनॉमिक स्केल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, यानी कि आपको मिनिमम से मिनिमम आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है और आपका यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। देन बैलेंसिंग द कैपेसिटी, बैलेंसिंग द ऑप्टिमम कैपेसिटी देखा हमने। अब बैलेंसिंग कैपेसिटी क्या होता है? ओके, बैलेंसिंग द कैपेसिटी क्या होता है? मैन्युफैक्चर के पास बहुत से प्रोडक्ट होते हैं। आपको पता है मैन्युफैक्चर एक प्रोडक्ट पर काम नहीं करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट पर काम करता है। तो हर एक प्रोडक्ट को बैलेंस करना ये किसका काम होता है? मैन्युफैक्चर का काम होता है। सो इसलिए मैन्युफैक्चर को ऐसा सूटेबल ये लेना है, प्रोडक्ट मिक्स लेना है, जिससे उसको प्रॉपर वे में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। क्या लेना है? ऐसा बैलेंसिंग करना है ना। आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, सपोज यहां पर मैं एग्जांपल दे देता हूं का, ले लो बैलेंसिंग प्रोडक्ट, बैलेंसिंग कैपेसिटी। वन नोट ओपन ही नहीं किया आज जिंदगी में, ओपन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। चलो देखते हैं बैलेंसिंग कैपेसिटी क्या होती है। सो गाइस देखो यहाँ पर बैलेंसिंग कैपेसिटी क्या होती है। पहले ऑप्टिमम कैपेसिटी डिस्कस की, अब बैलेंसिंग कैपेसिटी। बैलेंसिंग कैपेसिटी देखो, बैलेंसिंग कैपेसिटी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड बैलेंसिंग कैपेसिटी मतलब आपके पास प्रोडक्ट कितने होते हैं? वेरियस प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट क्या होते हैं? बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और आपको ऐसी यहां पर क्या करनी है? मिक्स क्वांटिटी निकालनी है, मिक्स कैपेसिटी निकालनी है, जिससे आपको क्या हो सके, आपकी जो भी डिमांड है, पब्लिक की डिमांड, वो फुलफिल हो सके। क्या हो सके? फुलफिल हो सके। ये आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। सर सुनो ना, आईटीसी कंपनी है, आईटीसी बहुत सारे प्रोडक्ट में वर्क करती है। सो उसको किस किस तरह से वर्क करना होगा? अगर उसको बहुत सारे प्रोडक्ट को वर्क करना है तो उसको प्रोडक्ट मिक्स कैपेसिटी देखनी होगी कि कौन से प्रोडक्ट मिक्स लेवल पर वो इकोनॉमिक लेवल अचीव कर सकती है, इकोनॉमिक कैपेसिटी अचीव कर सकती है, वो उसको देखना पड़ेगा। दिस इज योर बैलेंसिंग कैपेसिटी। चलो गाइस बैलेंसिंग कैपेसिटी की थ्योरी पढ़ते हैं। इन फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेनी प्रोडक्ट, अ प्रोडक्ट लाइन और product mix, the load on different machines and equipments, different machine and equipments every due to change in product mix। देखो आपके पास क्या होता है बैलेंसिंग के पास, आपको ये ध्यान में रखना है, ये आपकी फैक्ट्री है, आपका ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मशीन है, यहाँ पर भी मशीन है, यहाँ पर भी मशीन है। अगर आप बैलेंसिंग कैपेसिटी रखना चाहते हो, अगर आप बैलेंसिंग कैपेसिटी रखना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आप ये मशीन पर ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट, डी प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको इसका भी बैलेंस करना पड़ेगा कि कौन से मशीन पर कौन सी प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर प्रोड्यूस करूँ या कौन से प्रोडक्ट को मैं उस पर वर्क करूँ। दिस ऑल्सो इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द दिस कैपेसिटी। तो ये भी आपको चेक करना होगा। तो यही देख रहे हैं हम बैलेंसिंग कैपेसिटी में। देखते हैं बैलेंसिंग कैपेसिटी पूरी थ्योरी। मैच रिक्वायरमेंट आउटपुट रेट फॉर द प्रोडक्ट to be produced, there will be an imbalance between the workload different of machine। कुछ भी imbalance नहीं होना चाहिए मशीन और वर्कलोड में। then this result same machine or equipment become okay bottleneck work, bottleneck work होता है सेंटर। क्या होता है यहाँ पर? इक्विपमेंट, यहाँ पर सुनो मेरी बात, this result in same machine or equipment become bottleneck work। ये क्या होता है? यहां पर आपका क्या होता है? प्रोडक्शन की डिमांड और आपका जो वर्कलोड होता है वो एक जगह पर मैनेज होना चाहिए, उसको बोलते हैं bottleneck वर्क सेंटर, thereby limiting the plant capacity which will in turn increase the production cost per unit। यहां पर अगर thereby limiting the plant capacity which will in turn increase the production cost per unit, अगर आप इससे equipment becoming, अगर आप इससे आगे जा रहे हो, will result machine और equipment becoming bottleneck work center, तो उस सिचुएशन में उसका इफेक्ट हो जाएगा आपका कॉस्ट बढ़ेगा। किसका कॉस्ट बढ़ेगा? आपके प्रोडक्शन और यूनिट का कॉस्ट बढ़ेगा। ओवरकम प्रॉब्लम imbalance between the different machine, additional machine or equipments are added in the bottleneck work center to increase
bottleneck work center in the increased capacity of bottleneck work center to match with the capacity of work center। आपने क्या करना है, इससे मैच करना है कैपेसिटी आपके वर्क सेंटर से। एडिंग न्यू मशीन, कैसे एडिंग कर सकते हो आप, आपकी अगर ये बॉटनेक कैपेसिटी अगर है, बॉटनेक वर्क सेंटर अगर आपका 1000 है, अगर आपका 1000 बॉटनेक सेंटर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी डिमांड फुलफिल करने के लिए मशीन ऐड करनी पड़ेगी, तभी ये लेवल आप अचीव कर सकते हो। दिस इज योर कंक्लूजन, अदरवाइज आप अचीव नहीं कर सकते, ये आपने ध्यान में रखना है। एडिंग न्यू मशीन और इक्विपमेंट टू बॉटनिक वर्क सेंटर टू रिमूव द इम्बैलेंस। आप अगर बॉटनिक सेंटर पर जा रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं प्रोडक्शन आपका पीछे है, आपको चाहिए 1000 यूनिट और आपका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं पीछे है, तो उस सिचुएशन में आपकी इफिशियंसी डाउन हो जाएगी। देखो यहां पर देता हूं, आपकी बॉटनिक अगर आपकी एक्चुअल कैपेसिटी है 340, ओके 340 है, और आप बॉटनिक पर वर्क कर रहे हो यहां पर 320 पर, तो आपकी कैपेसिटी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी या ज्यादा हो जाएंगी। देखो 340 आपकी एक्चुअल कैपेसिटी है, मगर आपकी फर्म किस पर वर्क कर रही है, बॉटनिक वर्क पर कर रही है, तो 320 डिवाइड करो, आपकी इफिशियंसी कम होंगी या बढ़ेंगी। तो ये जो है, इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा मशीन को, ओके, तब जाकर आप प्रॉपर वे में आप क्या कर सकते हो, स्टेबल हो सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल कर सकते हो। सो गाइज ये ध्यान में रखना, इस पर एक क्वेश्चन भी है, वो भी देखेंगे। इंक्रीजिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, अगर आपको यहां पर देखना है तो यहां पर कैपेसिटी बिटवीन वेरियस वर्क सेंटर इज क्या है, फाउंड टू बी इकोनॉमिक देन गिव एक्सेस ओवर टाइम टू वर्कर्स एंड वर्किंग इन बॉटलनेक सेक्टर, हो गया। सब्सट्रैक्ट एक्सेस जो भी है एक्सेस वर्क लोड ऑफ बॉटलनेक सेंटर्स of to outside the vendors or then subcontractors, any other way to balance capacities is to try to change the product mix by multiplying the sale of different product arrive at suitable product mix which load work center almost uniformly। आपको क्या करना है, जो भी लोड्स होगा ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली रहना चाहिए, ओके। इस पर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, बस ये नाम याद रखना, बॉटनिक वर्क सेंटर, मतलब आपको अगर बॉटनिक सेंटर ऐड करना है तो ये भी ध्यान रखना, आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल कैपेसिटी से आप कम हो रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड मशीन करना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट मिक्स में वर्क करते हो, प्रोडक्ट मिक्स में करने हो तो आपको बैलेंसिंग कैपेसिटी करना होगा। देन इम्प्लीकेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी क्या होंगे, टू मेजर कॉस्ट इम्प्लीकेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, चेंज इन आउटपुट ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लांट सेंटर, इंस्टॉल कैपेसिटी अफेक्ट द प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या होता है यहाँ पर, चेंज इन आउटपुट ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लांट ऑफ सर्टेन इंस्टॉल कैपेसिटी अफेक्टेड द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड चेंज इन प्लांट कैपेसिटी, चेंजिंग साइज ऑफ प्लांट हैव सिग्निफिकेंट अफेक्ट ऑफ द कॉस्ट। अब इम्प्लीकेशन कब से प्लांट कैपेसिटी पर कैसे होता है, देखो आपने आउटपुट एग्जिस्टिंग प्लांट सर्टेन इंस्टॉलेशन कैपेसिटी अफेक्टेड प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर आपने कुछ न्यू इंस्टॉलेशन करने की कोशिश की तो आपके प्रोडक्शन कॉस्ट पर उसका इफेक्ट हो जाएगा, ये भी आपने ध्यान में रखना। देन चेंज इन प्लांट कैपेसिटी बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्लांट हैव सिग्निफिकेंट अफेक्ट ऑफ कॉस्ट, जो भी आपका चेंजिंग है उसका सिग्निफिकेंट अफेक्ट्स भी हो सकता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। फैक्टर इन्फ्लुएंस इफेक्टिव कैपेसिटी, आपके फैक्टर क्या है इन्फ्लुएंसिंग इफेक्टिव कैपेसिटी के लिए, देखो फोरकास्ट करो, उससे आप जान सकते हो। देन प्लान एंड लेबर इफिशिएंसी चेक करो, सब्सट्रैक्शन करो, कुछ अगर हेवी कॉस्ट हो रहे तो उसको सब्सट्रैक्शन करो, मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशन करो, मल्टीपल मतलब 3-3-4-4 शिफ्ट्स में आप क्या करो, वर्क करो, एंड मैनेजमेंट की पॉलिसी जो भी है वो फॉलो करो। दिस इज योर फैक्टर इन्फ्लुएंस, ये फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इफेक्टिव कैपेसिटी को, तो इस फैक्टर पर ही आपका प्रोडक्शन डिपेंड होता है ना। प्लांट लेबर इफिशिएंसी अच्छी होगी तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, देन सब्सट्रैक्शन करोगे आप कॉस्ट का
तो भी आपका बेनिफिट होगा। देन मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशन करोगे तो वर्कर पर भी लोड कम आ जाएगा। एंड मैनेजमेंट पॉलिसी जो भी है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करो। फोरकास्ट मतलब ऑनगोइंग इन्फ्लुएंस प्लान इन सिग्निफिकेंट वे। आपने क्या करना है, प्लान करना है उसका सिग्निफिकेंट वे में। एज सच इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट द डिमांड विथ एक्यूरेसी एज इट सिग्निफिकेंटली विथ द प्रोडक्ट्स लाइफ स्टेज। जो भी प्रोडक्ट लाइफ स्टेज होता है उसको नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट विच लॉन्गर लाइफ से यूजली exhibit steady demand growth and compare to one with shorter life cycle, then accuracy forecast influence capacity planning। आप जब भी ऐसा काम करते हो, जब भी आप प्रोडक्शन करते हो तो उस सिचुएशन में क्या करना, प्लानिंग करना। प्लानिंग से आपका प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है, वो लाइफ साइकिल की जो स्टेज है वो भी आपको समझ में आएगी, और आपका प्रोडक्शन किस लेवल पर है, पास्ट में किस लेवल पर था, ये भी आपको समझ में आएगा। प्लांट एंड लेबर एफिशिएंसी, आपके प्लांट एंड लेबर 100% ह्यूमन एरर हो सकता है। कोई भी वर्कर या कोई भी पर्सन 100% वर्क नहीं कर सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो यहाँ पर आपने ये ध्यान में रखना है कि लेबर की इफिशिएंसी एंड प्लांट की इफिशिएंसी आप 100% यूटिलाइज कर सके। तो यहाँ पर देखो, डिफिकल्टी टू अटेन 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकता है, बट आप ट्राई कर सकते हो। लेस देन 100% टू इन्फोर्स आइडियल टाइम। ह्यूमन मैन है तो आइडियल टाइम हो सकता है वो जाकर बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, वर्किंग करते समय उससे भी हो सकता है। मशीन लॉकडाउन हो सकते हैं, डिले ड्यू टू शेड्यूलिंग एंड अदर रीजन, डिले भी हो सकता है अदर रीजन से, तो भी आप यहाँ पर क्या नहीं कर सकते हो, तो भी आप यहाँ पर उसका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, ये भी आपने ध्यान में रखना है। देन प्लांट एफिशिएंसी, कुछ दिन लाइट नहीं तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो इक्विपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन लेबर एफिशिएंसी कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। द स्टैंडर्ड टाइम सेट बाय इंडस्ट्रियल इंजीनियर is for representative or normal worker, but the actual worker differ in their speeds and efficiency. The actual efficiency of labor should be considered for calculating efficiency. Thus, plant and labor efficiency are very much essential to arrive at realistic capacity planning. जो भी प्लांट एंड लेबर एफिशिएंसी होती है वो 100% तो नहीं हो सकती है, बट आप क्या करो, रियलिस्टिक हो सकती है। उसमें उसके रीजन क्या है, रीजन में हाईलाइटेड करके दे देता हूँ। कुछ रीजन है, ब्रेकडाउन हो सकता है मशीन का, लेबर का आइडियल टाइम हो सकता है, उसके वजह से उसकी इफिशिएंसी कम हो सकती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। दिस योर रीजन, इसको हाईलाइट करो एंड अदर रीजन। ओके, नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन। क्या होता है सब्सट्रैक्शन? सब्सट्रैक्टिंग क्या होता है? सब्सट्रैक्टिंग रेफर ऑफ लोडिंग सम ऑफ द जॉब आउटसाइड वेंडर, thus hiring the capacity meet requirement of the organization. A careful analysis as to whether make buy should be done, and economic comparison between cost to make component or buy component is to make take the decision। यहाँ पर आपको मेजर ध्यान में रखना है, जब भी आप रॉ मटेरियल वगैरह परचेस करते हो तो रॉ मटेरियल लेबर किस रेट पर आप परचेस कर रहे हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका कॉस्ट सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो आप बेनिफिट में हो, अगर आपका कॉस्ट सब्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो भी ये भी आपने ध्यान में रखना है। मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशन आप करते हो तो उससे क्या होता है, ऑनगोइंग इनहांस द फर्म कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। आप पूरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने के लिए मल्टीपल ऑपरेशन करते हो, बट स्पेशली इन द थर्ड शिफ्ट रिजेक्शन रेट हाइयर। जो भी थर्ड शिफ्ट होती है उसमें रिजेक्शन रेट हाइयर होता है। आपको पता है नाइट की जो शिफ्ट होती है उसको थर्ड शिफ्ट बोला जाता है। देन स्पेशली प्रोसेस इंडस्ट्रीज वेयर इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई एंड रिकमेंडेड हैव मल्टीपल शिफ्ट्स। बट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आप अगर थर्ड शिफ्ट की बात करें तो थर्ड शिफ्ट में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल ऑपरेशन की वजह से, मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशन की वजह से रिडक्शन हो सकता है, आपके प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। मैनेजमेंट पॉलिसी क्या हो सकती है? सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल शिफ्टिंग, ये मैनेजमेंट पॉलिसी है। रिगार्डिंग हाउ मेनी शिफ्ट्स टू ऑपरेट, ये भी मैनेजमेंट शिफ्ट हो सकती है। वर्क स्टेशन और डिपार्टमेंट वर्क को और रन द थर्ड शिफ्ट। मशीन रिप्लेसमेंट पॉलिसी, ये मैनेजमेंट की पॉलिसी है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है।
गाइस हमने अभी तक देखा, इसमें 4 पॉइंट्स हमने देखे। फोरकास्ट फैक्टर इन्फ्लुएंस इफेक्टिव कैपेसिटी के लिए कैसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। फैक्टर फर्स्ट है फोरकास्टिंग ऑन डिमांड, देन प्लांट लेबर इफिशिएंसी, ये भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, देन सब्सट्रैक्शन भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, एंड देन मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशन, उससे क्या होता है आपका रिजेक्शन रेट बढ़ता है, तो उसके वजह से वो भी मैनेजमेंट पॉलिसी भी आपके इसको ये कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। फैक्टर फॉर फेवरिंग ओवर द कैपेसिटी एंड अंडर कैपेसिटी, कौन से फैक्टर ओवर कैपेसिटी को फेवर करते हैं और अंडर कैपेसिटी को कौन से फैक्टर फेवर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट डिमांड एज ऑलवेज is the uncertain associated with the demand. The forecast demand will be either higher or lower. Forecast की डिमांड जो है higher हो सकती है, lower हो सकती है then the actual demand. So always there is a risk involved in creating capacity based on project demand. Thus this give rise to inter over capacity or under capacity. इससे हायर डिमांड हो गई, लोअर डिमांड हो गई, इसका इफेक्ट क्या होगा कैपेसिटी पर हो जाएगा। ओके, आपके पास हायर कैपेसिटी है, लोअर डिमांड है, तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगा। तो लोअर कैपेसिटी हायर कैपेसिटी प्रेफर्ड व्हेन, कब होता है, फिक्स कॉस्ट कैपेसिटी नॉट वेरी है आपकी, अगर ओवर कैपेसिटी पे वर्क करे तो फिक्स कॉस्ट आपका एकदम नॉर्मल होता है, नॉट वेरी हाई, देन सब्सट्रैक्टिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्केरेंसी ऑफ डिजाइन एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। देन द टाइम रिक्वायरमेंट एयर कैपेसिटी इज लॉन्ग, आपको टाइम रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना है। द कंपनी कैन नॉट अफोर्ड मिस द स्टिपुलेट डिलीवरी डेट, कैन नॉट बी अफोर्ड और अफोर्ड टू लूज द कस्टमर्स, आप इसको क्या नहीं कर सकते, आप कैन नॉट बी अफोर्ड टू मिस नहीं कर सकते। देन देयर इकोनॉमिक कैपेसिटी साइज बिलो विच नॉट इकोनॉमिकल टू ऑपरेट द प्लांट, इकोनॉमिक साइज बिलो होंगी तो आपका ऑपरेशन का कुछ फायदा नहीं होगा। देखो यहाँ पर अंडर कैपेसिटी क्या होती है, अंडर कैपेसिटी व्हेन फिक्स कॉस्ट कैपेसिटी हाई, लोअर कॉपी लोअर में आपको ये बेनिफिट, फिक्स कॉस्ट का जो कॉस्ट होता है अंडर कैपेसिटी में वो लोअर होता है। एंड यहाँ पर आप देखो shortage production does not affect the company, lost sale change the compensation, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टेक्नोलॉजी चेंजेस फास्ट, ये भी आपने अंडर कैपेसिटी हो रहा है तो द रेट ऑफ स्केलेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट आर हाई, रेट भी आपका प्लांट एंड इक्विपमेंट का हाई होता है ड्यूरिंग द अंडर कैपेसिटी। एंड द कॉस्ट क्रिएटिंग एंड कॉस्ट इज प्रोहिबिटिवली हाई, आपका कॉस्ट भी हाई होता है। इलिस्ट्रेशन 5 आ रहा है, इलिस्ट्रेशन 1 to 4 मैंने डिस्कस किए ऑलरेडी, उसका लेक्चर आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर आपकी है डिपार्टमेंट वर्क 8 आवर्स शिफ्ट टू 50 डेज ईयर एंड उसके साथ साथ एंड यूज डेटा मशीन एज गिवन बिलो, आपका प्रोडक्ट एक्स है, ये मिक्स कैपेसिटी पर देख रहे हैं, इसको बैलेंस करना है हमें, इसके लिए हम ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर एनुअल डिमांड इसका 300 है, इसका 400 है एंड इसका कितना है, इसका है 400 500, यहाँ पर आपका कितना है 4 6 एंड ये। तो मुझे बोलो आपका एनुअल डिमांड अगर प्रोसेसिंग टाइम देखेंगे स्टैंडर्ड 4 आवर्स, तो इसको टाइम कितना लगेगा एनुअल डिमांड को कंप्लीट करने के लिए। हमारे पास एक्चुअल कितना है 258 आवर्स है और 250 डेज है, इसको पहले मल्टीप्लाई करके निकालते कितना टाइम है हमारे पास। देखो 8 आवर्स इंटू 250 डेज, तो ये हो रहा है आपके पास 200 आवर्स टाइम आपके पास है। ओके, 200 आवर्स आपके पास टाइम अवेलेबल है इसको ये करने के बाद। अब देखो आपका एनुअल डिमांड कितना है यूनिट्स का और उसका कितना टाइम लगने वाला है। सो देखो गाइस, आपका एनुअल डिमांड अगर 300 है तो उसको 4 आवर्स एक यूनिट्स को बनाने के लिए रखना है, तो ये हो रहा है 1200 यूनिट्स, 1200 आवर्स आपको लगेंगे यहाँ पर। देन यहाँ पर देखो 400 यूनिट्स हैं तो आपको 6 यूनिट्स यहाँ पर 6 आवर्स में एक यूनिट मिल जाएगा, तो ये हो रहा है 2400 आवर्स। देन आपका 500 क्या है 500 एनुअल डिमांड यूनिट्स का है, तो आपको कितना लगने वाला है 3 आवर्स, तो ये हो रहा है 1500।
तो मुझे बोलो आपका यहां पर कितना स्टैंडर्ड आवर्स लगने वाले आपको, अगर ये डिमांड फुलफिल करनी है तो, ये डिमांड फुलफिल करने हैं तो आपको टोटल आवर्स कितने लगने वाले, 1200 प्लस 2400 प्लस 1500, 5100 आवर्स लगने वाले, 5000। और आपके पास कितने 8 आवर्स शिफ्ट, 250 डेज, आपके पास कितनी शिफ्ट है, 8 आवर्स की शिफ्ट है जो कि चलने वाली है 250 डेज के लिए। सो यहां पर अगर देखेंगे, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड, आपको नंबर ऑफ मशीन कितनी रिक्वायर होंगी, ओके, डिटरमाइन द मशीन रिक्वायर्ड, आपको यहां पर एक्स वाई जेड क्या ये करना है, इसका मतलब ये बॉटलनेक पर है, आपको यहां पर मशीन ऐड करनी पड़ेगी तभी जाकर ये इकोनॉमिक लेवल पर आ जाएगा। सो आप देखो यहां पर कि कैसे कैलकुलेट करना है इसको, इसका मैं फॉर्मूला लिख के देता हूं आपको, मैंने यहां पर कैलकुलेट कर दिया आवर्स में, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, ये वर्क लोड पर ईयर डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मशीन, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मशीन की है वो कितनी है वो देखना है। तो यहां पर देखो वर्कलोड पर ईयर, आपका वर्कलोड कितना है डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ मशीन, देखो यहां पर फॉर्मूला क्या है, वर्कलोड पर ईयर डिवाइडेड बाय, मशीन ऐड करनी है ना, डिवाइडेड बाय क्या करना है हमें, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ मशीन, कैपेसिटी ऑफ मशीन, ओके। तो यहां पर आपका वर्कलोड कितना आपको चाहिए, इतने घंटे आपको वर्क करना पड़ेगा, आप अगर आपको डिमांड फुलफिल करनी है तो इतना घंटा वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर आपको क्या मिलेंगे, ये आपका जो 300 400 500 का प्रोडक्शन है वो बन पाएगा। तो यहां पर डाल दो 2000 डिवाइडेड करो 5000 तो डिवाइडेड 3000, इट्स मींस आपको 2.5 मतलब 3 मशीन आपको ऐड करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका क्या हो जाएगा, ये जो रिक्वायरमेंट है ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। दिस इज योर आंसर। चलो देखते हैं, देखो मैंने क्या किया स्टार्टिंग में, उसको मैंने मल्टीप्लाई इमीडिएटली वहां पर ही कर दिया, आर्स निकाले यहाँ पर, और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड, स्टेप 2 में नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड, तो स्टेप 1 में कैलकुलेशन किया है कितना हमारा प्रोसेसिंग टाइम नीडेड है वो फर्स्ट में किया, सेकंड में एनुअल डिमांड निकाली हमने 2008 आवर्स की, 2000 आवर्स की कैसे निकाली वो भी देखा बताया हमने। देन वर्क लोड पर आवर्स हमने निकाला था 5100, उसको डिवाइडेड किया प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मशीन, तो ये आ गया आपको 3 मशीन लगने वाली है, ये आपका आंसर है, वर्कलोड पर ईयर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी। क्वेश्चन आ सकता है नहीं आ सकता, एमसीक्यू लिए पूछ सकते हैं, तो आपने इजी वे में ध्यान रखना है। स्टील प्लांट डिजाइन कैपेसिटी कितना है, इसका प्लांट डिजाइन 5000 टन स्टील पर डे, उसकी पर डे की कैपेसिटी कितनी है, पर डे की 5000 पर डे है, उसकी डिजाइन कैपेसिटी है, एक्चुअल कितनी है कैपेसिटी, इफेक्टिव कैपेसिटी 4000 टन पर डे, उसकी क्या है एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है 4000 पर डे, एंड एक्चुअल आउटपुट 40,000 पर टन, यहां पर 50,000 पर टन स्टील पर डे, 40,000 यहां पर क्या है स्टील पर डे, एंड एक्चुअल आपका 36,000 पर डे यहां पर है। तो कंप्यूट इफिशियंसी एंड इट्स यूटिलाइजेशन, इफिशियंसी एंड इट्स यूटिलाइजेशन करना है। तो देखो यहां पर अगर हम बात करें, हमने डिजाइन कितना किया था, बोलो, हमने डिजाइन यहां पर किया था भैया, हम ना इफिशियंसी निकाल लेंगे, तो कैसे निकालने की, इफिशियंसी के लिए कॉस्टिंग जिन्होंने पढ़ी है उनको इफिशियंसी का फॉर्मूला पता है, एक्चुअल डिवाइडेड बाय डिजाइन, एक्चुअल डिवाइडेड बाय डिजाइन कैपेसिटी, दिस इज ये इफिशियंसी का फॉर्मूला। सो एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड अगर करोगे तो इफिशियंसी आएगी। तो देखो यहां पर आपको क्या करना है, यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, कितना प्लांट यूटिलाइजेशन करते हो। सो एफिशिएंसी कैपेसिटी निकालनी है, तो यहां पर 40,000 स्टील पर डे, एक्चुअल आउटपुट 36,000 टन स्टील पर डे, कंप्यूट द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट यूटिलाइजेशन। ये डिजाइन है,
उसके बाद ये क्या है, इफेक्टिव कैपेसिटी आपकी 40,000 पर टन है, 40,000 यानी 40 टन पर डे एंड डे एक्चुअल आउटपुट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितना, क्या आंसर आएगा, कोई निकाल सकता है इसका, बोलो फटाफट। क्या करेंगे एफिशिएंसी निकालने के लिए, क्या करेंगे, डिजाइन कैपेसिटी लेंगे या हम ये कैपेसिटी इफेक्टिव कैपेसिटी लेंगे, बोलो डिजाइन लेंगे या इफेक्टिव, कमेंट करके बोलो। मैं तो लेने वाला हूँ इफेक्टिव कैपेसिटी। चलो गाइस, मैं तो लेने वाला हूँ इफेक्टिव कैपेसिटी। यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट कितना है अपना, एक्चुअल आउटपुट, ये एफिशिएंसी निकालने के लिए और यूटिलाइजेशन के लिए वो नहीं। चलो ये फॉर्मूला किसके लिए है, यहाँ पर दो करने पड़ेंगे हमें इफिशिएंसी निकालने के लिए। इफिशिएंसी 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 के लिए क्या है, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना है हमारा, बोलो 36,000 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड 40,000, विच मीन्स यूर 90% आप क्या है, एफिशिएंसी आपकी कितनी है, 90% है। अब यूटिलाइजेशन कितना करें, यूटिलाइजेशन कितना करें, यहां पर लिखो एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय डिजाइन कैपेसिटी, डिवाइड बाय डिजाइन कैपेसिटी। सो एक्चुअल आउटपुट कितना है अगेन 36 डिवाइड बाय 50,000, विच मीन आंसर कितना आ रहा है आपका अगेन 72%। दिस इज योर आंसर। ओके, सो ये हो गया आपका आंसर। कुछ डिफिकल्टी क्या इसमें, 72% आया, यह है। इसमें कुछ डिफिकल्टी है क्या, क्वेश्चन नंबर ये यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर दिया है 7 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलो फटाफट। फॉर्म 4 वर्क सेंटर, उसके पास 4 वर्क सेंटर है ABCD इन सीरीज। ओके, इन सीरीज में उसके क्या है 4 वर्क सेंटर है। कैपेसिटीज इन यूनिट पर डे शोन इन द फिगर बिलो। कैपेसिटीज यहाँ पर हमें गिवन दिया है, तो यहाँ पर देखो रॉ मटेरियल दिया है वर्क सेंटर ए के लिए 380 यूनिट्स, देन 2 के लिए दिया है बी के लिए दिया है 360 यूनिट, देन सी के लिए दिया है यहाँ पर 340 यूनिट्स एंड यहाँ पर आपके डी के लिए दिया है 400 यूनिट्स। एक्चुअल आउटपुट आपका कितना है 300 यूनिट्स। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई बॉटलनेक आपको निकालना है, आइडेंटिफाई बॉटलनेक करना है। तो बॉटलनेक आपको कैसे करना है, देखो इन इजी वे में समझ लो, जो भी इससे लोअर है ना वो आपका बॉटलनेक पॉइंट है, उसको निकालो। तो आपका सी क्या है, यहाँ पर बॉटलनेक पॉइंट है। ओके, व्हाट इज द सिस्टम कैपेसिटी, अब आपको क्या करना है सिस्टम कैपेसिटी निकालनी है आपकी, और व्हाट इज द एफिशिएंसी, आपको क्या करना है सिस्टम कैपेसिटी एंड सिस्टम एफिशिएंसी निकालना है। बॉटलनेक तो निकल गया आपका, जो भी लोअर है वो निकाल दिया हमने। देखो यहाँ पर द बॉटलनेक सेंटर हैविंग द मिनिमम कैपेसिटी एंड वर्क सेंटर, जो भी मिनिमम कैपेसिटी होगी वो आपका बॉटलनेक सेंटर रहेगा। तो ये निकाला हमने बॉटलनेक सेंटर सी। तो आपको क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है कैपेसिटी की। सेकंड वे में व्हाट इज द सिस्टम कैपेसिटी, सिस्टम की कैपेसिटी क्या रहेगी। तो सिस्टम की कैपेसिटी निकालने के लिए अपने पास एक्चुअल आउटपुट कितना है 300 डिवाइडेड बाय बॉटलनेक कितना है 340, निकालो यहाँ पर एफिशिएंसी कैपेसिटी, सिस्टम कैपेसिटी कितनी है एक्चुअल डिवाइडेड बाय बॉटलनेक, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ रहा है देखो 300 डिवाइडेड बाय 340 इज इक्वल इनटू 100, ये आ रहा है 88.23। दिस इज योर आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। देन व्हाट इज द सिस्टम एफिशिएंसी, आप सिस्टम एफिशिएंसी निकालनी है तो सिस्टम एफिशिएंसी के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो यहाँ पर ये निकाला हमने 340 यूनिट्स है, यहाँ पर हमें सॉरी मैंने थर्ड वाला आंसर निकाल दिया, यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट टू सिस्टम ये निकाल दिया 340 88%। और अगर हम बात करें सिस्टम कैपेसिटी की तो बॉटलनेक इज इक्वल टू आपका सिस्टम एफिशिएंसी रहने वाला है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, सो इसमें कुछ डिफिकल्टी है क्या, नहीं।
यस या बोलो। तो आपको इस तरह से एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो। सिस्टम की एफिशिएंसी 88% होगी, यहाँ पर 88.23% होगी। और ओके, दिस इज योर सिस्टम एफिशिएंसी। सो गाइज नेक्स्ट देखते हैं, आप देखो फटाफट क्या आ रहा है हमारे सामने। क्वेश्चन आ रहा है 8 नंबर का, 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। सो 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या देखना है हमें, 8 नंबर का क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। सो गाइज हमने अभी तक इसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। हमने यहाँ पर 2 फॉर्मूले आपको बताए। एक तो फॉर्मूला हमने बताया एफिशिएंसी का और एक्चुअल यहाँ पर ये, तो ये आपने ध्यान में रखना है। बॉटलनेक सेंटर मतलब बिलो द एक्चुअल आउटपुट्स, बिलो यानी कि क्या होता है, आपका एक्चुअल आउटपुट नहीं कंसिडर करना, जो भी सिस्टम की कैपेसिटी होती है उससे बिलो आप वर्क करें तो विच मीन्स योर बॉटलनेक सेंटर्स। सो यहाँ पर आपके दोनों जो भी है ये फॉर्मूले भी डिस्कस किए मैंने, और आपका जो भी थ्योरी पार्ट्स है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट का वो भी डिस्कस किया। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो भी आपने बैलेंसिंग कैपेसिटी देखी, ऑप्टिमाइज कैपेसिटी देखी, और उसके 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स भी देखे। वो इंपॉर्टेंट टाइप में अगेन यहाँ पर रिमाइंड करवा के देता हूँ हमने क्या क्या देखा इस टॉपिक में। चलो देखते हैं, हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें नए देखे। सो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए। देखो यहाँ पर फ़ायदा क्या होने वाला है, आप अंडर और अपर रहते हो तो उस सिचुएशन में, दोनों भी सिचुएशन में बैलेंसिंग कैपेसिटी भी मैंने उसके बाद इम्प्लीकेशन भी देखा उसका। देन यहाँ पर हमने 2 टाइप्स देखे, ऑप्टिमम प्लान कैपेसिटी भी देखा। देन यहाँ पर आपके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो भी देखे। वो कौन से हैं, लेवल कैपेसिटी प्लान एंड मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड, ये भी हमने डिस्कस किया। आई होप गाइज आपको ये समझ में होगा। सेशन जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। चलो गाइज टेक केयर, बाय बाय।